बीरमा करियर अकेडमी की मंच पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इंद्रेश कुमार कपूरा एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियोज के साथ उपस्थित हूँ। आज का अपना विषय है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था उस समय इसके विषय में कोई प्रावधान नहीं था, कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ था। परंतु 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन यानी संविधान अधिनियम 1956, जिसे लिख सकते हैं हिंदी में संविधान अधिनियम 1956। ये 7वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान को जोड़ा गया। याद रखना आपको कौन से अधिनियम द्वारा, तो संविधान अधिनियम 1956 जो कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, उसके द्वारा भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश नाम का नया विषय जोड़ा गया। मूल भारतीय संविधान में इस विषय में कुछ नहीं था। अब जरा भारतीय संविधान के बनने के समय के पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। आज़ादी के समय हमारे भारतीय संविधान में 4 प्रकार के राज्य थे, कै, खे, गै और घै। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना है भाग गै और घै। भाग गै में हिमाचल प्रदेश, अजमेर, बिलासपुर, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, भोपाल, कुर्ग, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। इनमें कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि कमिश्नर क्षेत्र में आते थे, जबकि कुछ ऐसे प्रदेश थे जो देशी रियासतों से बने थे। दोनों ही सम्मिलित रूप से इस भाग गै के पार्ट थे। दूसरा आता है भाग घै, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो इस आयोग द्वारा भाग गै और घै दोनों को सम्मिलित करके नए केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया गया और इस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। वो कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मणिपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों के बाद भाग गै और घै दोनों को जोड़ दिया गया और उसके बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब 1954 में फ्रांस सरकार ने पुडुचेरी, चंद्रनगर और माही जैसे प्रदेशों को भारत के हवाले कर दिया। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा सेना द्वारा दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा गोवा को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त कराया गया। 1970 के बाद में दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर ये राज्य बन गए थे। उसके बाद में कुछ नए केंद्र शासित प्रदेश बने। अब नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इससे पहले जो मैंने कुछ लिखा वो मिटा दिया है, लेकिन बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 8 में हम यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं भाग 8 में। और अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात करें तो 239 से लेकर 242 में इनके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो केंद्र के अधीन होते हैं, जिन पे केंद्र अर्थात केंद्र के नियंत्रण के रूप में उसका मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। धीरे धीरे कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने तो मैं बताऊं। 1954 में मैंने बताया था फ्रांस की सरकार ने भारत में
पुडुचेरी, जिसे उस समय पौंडीचेरी बोलते थे, वो, इसके अलावा चंद्रनगर एवं माही, ये तीनों प्रदेश भारत के हवाले कर दिए थे। वहीं 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाल के आधिपत्य में जो प्रदेश थे वो कौन से थे? गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ये प्रदेश छीन के भारत में मिला लिए गए। और 1970 के बाद में चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये राज्य भारतीय के केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये तो थी मेन केंद्र शासित प्रदेश की बात। इस समय भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको याद रखना। इसमें भारत में बात करें राज्यों की, तो राज्यों की संख्या भारत में इस समय 28 है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या इस समय 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दादरा नगर हवेली की बात कर लेते हैं। दादरा नगर हवेली प्लस दमन एवं दीव, इनके विषय में आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा इन दोनों प्रदेशों को एक कर दिया गया है। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली अब एक हो गए हैं और इनकी राजधानी पणजी बन गई है। इसलिए इसमें भारत में राज्यों की संख्या 8 हो गई है। साथ ही साथ आप याद रखना है 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके इन्हें पूरी तरह से भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया है। 370 धारा को समाप्त करके इनके जो विशेष राज्य के प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यूनियन टेरिटरीज के रूप में 31/10/2019 को इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख ये भारत में इस तिथि को केंद्र शासित प्रदेश बने, तो इसकी सही तिथि है 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें वैधानिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की तिथि है 5 अगस्त 2019। तो इस समय भारत में राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो संख्या होगी 8। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो ये सही उत्तर होगा 28। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि भारत में, भारतीय संविधान में, या हम बात करें भारतीय संविधान के संवैधानिक तथ्यों के आधार पे केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। एक संविधान संशोधन होता 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। उसके द्वारा संसद को यूनियन टेरिटरीज में लॉ बना के वहां पे विधानसभा एवं मंत्री परिषद के सर्जन की शक्ति दी गई। आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 14वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा संसद को, जो 1962 में हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा बनाने, मंत्री परिषद का सर्जन करने की शक्ति दी गई। क्वेश्चन बनता है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के सर्जन की शक्ति किसके पास है, तो आपको याद रखना है संसद के पास है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो प्रशासक होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, परंतु वो सभी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब उनके नाम की थोड़ी बात करें तो आपको याद रखना है जो अंडमान एवं निकोबार, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव तथा दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन सभी में उपराज्यपाल होता है। इन सभी के अंदर राष्ट्रपति का जो मुख्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी उपराज्यपाल कहलाता है। वहीं चंडीगढ़ में जो मुख्य प्रशासक होता है वो मुख्य आयुक्त कहलाता है तथा पुडुचेरी यहाँ पे आपके लक्षद्वीप दिया जाएगा। पुडुचेरी में प्रशासक कहलाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब संविधान बना था उस समय भी यही विधान था, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती थी। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वहाँ का मुख्य प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में इनके बारे में दिया गया है? भाग 8 में। अब हालांकि दिल्ली से जुड़ी बात और पुडुचेरी से जुड़ी बात एक अलग वीडियोज में मैं आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि ऊपर आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन ये जो मुख्य बातें हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखना है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, उसके बाद कुल कितने राज्य थे, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उससे पहले कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, और संसद को किस संविधान संशोधन द्वारा शक्ति देगी, ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके लिए। अब एक बात और करूँगा मैं कि केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करते हैं तो ये जो एक जीएसटी बना था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश में जैसे केंद्र में सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्यों में एसजीएसटी होता है, तो फिर यूनियन टेरिटरी में कौन सा होता है? तो याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट का ही जीएसटी लगता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लागू होता है। यूटी जीएसटी ये प्रावधान वहाँ पे लागू होता है। यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ मेजर बातें थी केंद्र एवं उस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और अगले वीडियोज़ के अंदर मैं चाहूँगा कि दिल्ली और पुडुचेरी से जुड़े जो प्रावधान हैं वो आपके सामने में लेके आऊँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दोनों से जुड़े काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। जो हेडमास्टर की परीक्षा है, हेडमास्टर की परीक्षा में प्रश्न आया था, हेडमास्टर की जो परीक्षा है उसमें पूछा गया था कि दिल्ली का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। वहीं एक पटवारी तथा सेकंड ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं जो आपके सामने रखे, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये आपकी परीक्षा में जब आप अपियर होंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। चलिए इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार मुझे फिर इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम।